नमस्कार। कैसे हो आप लोग? एक सेकंड। नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और हमेशा ही अच्छे ही बने रहने का भी प्रयास किया करिए। आज हम मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर चर्चा करेंगे। ठीक है। हालांकि जब हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को देख रहे थे तो उस समय हम देखे थे कि मानव की उत्पत्ति कौन से युग में और कौन से शक में हुई थी। तो उत्पत्ति का तो आप लोगों को पता ही होगा, विकास पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। ठीक है। और एक हेडिंग डाल लेते हैं, मानव की उत्पत्ति एवं विकास। जो मानव की उत्पत्ति एवं विकास, तो मानव की उत्पत्ति तृतीय युग के प्लायोसीन काल में होती है। ठीक है। उत्पत्ति तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में, तृतीय युग के प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अगर हम इसके विकास की बात करें तो जो मानव का विकास था उस पर अभी हम देखते हैं। देखिए, तृतीय युग के पैलियोसीन काल में ये प्लायोसीन है, पैलियोसीन काल में प्राइमेट्स की उत्पत्ति होती है। प्राइमेट्स क्या है? प्राइमेट्स स्तनधारी जीवों का एक समूह है। ठीक है। उन्हीं जीवों को मिला के उन्हीं समूहों को प्राइमेट्स नाम दिया गया। तो पैलियोसीन काल में प्राइमेट्स की उत्पत्ति होती है। पैलियोसीन काल में प्राइमेट्स की उत्पत्ति होती है। तो इन प्राइमेट्स में कौन कौन से जीव होते हैं? ठीक है। तो इसमें आपका वानर, इसको कभी भी बोला जाता है, आपका चिंपांजी, ओरेंगुटन, ठीक है, इसी में मकाका रीसस, इन सब स्तनधारियों को मिलाकर प्राइमेट्स नाम दिया गया। और इन प्राइमेट्स की उत्पत्ति कब होती है? पैलियोसीन काल में होती है। ठीक है। और इस प्राइमेट से दो शाखाएं निकलती हैं। ठीक है। एक वो शाखा जो हमारी और आपकी है, दूसरी जिसमें चिंपांजी, ओरेंगुटन, मकाका रीसस, ये सब जीव उसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है। जो प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स एक तो हमारी और आपकी जो है शाखा है, दूसरी जिसमें ये सब स्तनधारी उसमें सम्मिलित हैं। एक हो गया होमो नाइट्स और दूसरी शाखा हो गई होमो नीड्स। ये जो शाखा है दूसरी, यही हमारी और आपकी है। ठीक है। जो होमोनाइट्स हैं,
होमोनाइट्स, ये इनकी उत्पत्ति लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व होती है। और ये चारों पैरों पे चलते हैं, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर के बल चलते हैं, चारों पैर पे चलते हैं। और होमोनाइट्स की उत्पत्ति प्राइमेट्स से होती है, ठीक है। होमोनाइट्स प्राइमेट्स से होती है। और जो इनके मस्तिष्क का आकार होता है, होमोनाइट्स का जो इनके मस्तिष्क का आकार होता है वो होमोनिड्स से छोटा होता है, इसीलिए ये अपना विकास नहीं कर पाए, नहीं तो आज ये भी हमारे बीच होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये होमोनाइट्स की कुछ खासियत है। अगर हम होमोनिड्स की बात करें, इनकी उत्पत्ति लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व, होमोनिड्स की उत्पत्ति होती है और ये 2 पैरों पर चलते हैं। तभी तो हमारी और आपकी प्रजाति होमोनिड्स है, ये 2 पैरों पर चलते हैं। और ये जो है इनकी उत्पत्ति जो है होमोनाइट्स से होती है, इनकी उत्पत्ति जो होमोनिड्स की उत्पत्ति होती है वो होमोनाइट्स से होती है, ठीक है। इनकी उत्पत्ति होमोनाइट्स से होती है। ये कुछ होमोनिड्स की खासियत है, ठीक है। अब हम मानव के विकास को एकदम विस्तार से समझेंगे और होमोनाइट्स और होमोनिड्स की कुछ बीच की कड़ी भी है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। इतना अभी आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट करना नोट कर लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। जैसा कि हम देखिए प्राइमेट्स से ही होमोनाइट्स की उत्पत्ति होती है और होमोनाइट्स से होमोनिड्स की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो प्राइमेट्स जो था, प्राइमेट्स में कई स्तनधारी सम्मिलित होते हैं, ठीक है, लेकिन उसी में एक कप भी होता है, कप या वानर। कप या वानर, जो वानर है यही अपना विकास करता है। जब अगर हम इसके विकास को देखें तो यहीं से रामापिथिकस की उत्पत्ति होती है। कप या वानर से अगर हम विकास को देखें तो यहीं से ये रामापिथिकस
इनकी उत्पत्ति होती है। रामापिथेकस की भी दो शाखाएं निकलती हैं। एक वो शाखा जो जंगलों में ही रह गई, दूसरी वो जो मैदानी भागों में आकर विकास करने लगी। लेकिन सबसे पहले रामापिथेकस का साक्ष्य कहाँ मिला? तो इसका साक्ष्य सबसे पहले शिवालिक शिवालिक पहाड़ियों से सबसे पहले इसका साक्ष्य प्राप्त होता है और इसकी खोज 1930 ईस्वी में रिचर्ड नेवी के द्वारा होती है। रिचर्ड नेवी के द्वारा 1930 ईस्वी में इसका जो एक जीवाश्म प्राप्त होता है, एक साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है। जो रामापिथेकस मानव है, इसकी दो शाखाएं निकलती हैं। एक शाखा जो मैदानी भागों में आकर और सांस्कृतिक शारीरिक और सांस्कृतिक भागों में परिवर्तन करने लगती है। ठीक है। दूसरी वो शाखा जो जंगलों में ही रह जाती है। दूसरी शाखा जंगलों में ही रह जाती है और इसका नाम होता है महाकपि। इनको महाकपि वर्ग में रखा गया है। यह वानर वर्ग तक ही सीमित रह जाते हैं। ठीक है। वानर वर्ग तक ही सीमित रह जाते हैं और जो मैदानी भागों में आकर शारीरिक और सांस्कृतिक भागों में परिवर्तन करने लगती है, इसी का नाम पड़ता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है, यही हमारा आदि पूर्वज है। इसी को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है। ऐसा क्यों? रामापिथेकस को क्यों आदि पूर्वज नहीं कहा जाता है? क्योंकि रामापिथेकस को देखिए, उसमें से दो शाखाएं निकलती हैं। एक तो जंगल में रह जाती है, दूसरी मैदानी भागों में आ जाती है। लेकिन यहाँ तक इनके अंदर कोई ऐसा मानव का गुण नहीं पाया जाता है कि उनको हम मानव की संज्ञा दे सकें। लेकिन जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है,
ये मानव के कुछ गुण इसमें दिखाई देने लगते हैं धीरे धीरे आगे चल के, और यहीं से जो है मानव का एक क्रमिक विकास भी शुरू होता है। इसीलिए जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलस, फिर हिडलबर्ग, ठीक है, होमो इरेक्टस, फिर इसके बाद हम विस्तार से अभी चर्चा करेंगे कैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की किसने खोज की, क्या हुआ, अभी हम देखते हैं। पहले इतना नोट करके जो है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, सबसे पहली बात ये समझिए कि जो ऑस्ट्रेलो है इसका मतलब होता है दक्षिण, अब पिथेकस का मतलब होता है वानर। इसको दक्षिणी वानर भी कहा जाता है, सबसे पहली बात। ठीक है, और ये हमारा आदि पूर्वज भी है, मानव का आदि पूर्वज। इसकी खोज, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज जो है 1924 ईस्वी में ट्रांसवाल प्रांत के टाउंग या टोंग, उसको टोंग या टाउंग कुछ भी बोला जा सकता है, नामक स्थान से एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बाल खोपड़ी प्राप्त हुई थी। ठीक है, 1924 ईस्वी में रेमंड डार्ट द्वारा ट्रांसवाल प्रांत के ताउंग या टोंग नामक स्थान से स्थान के एक चूना पत्थर की खदान से ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक बाल खोपड़ी प्राप्त हुई थी। ठीक है, 1924 में रेमंड डार्ट द्वारा ट्रांसवाल प्रांत के टोंग नामक स्थान के एक चूना पत्थर की खदान से ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक बाल खोपड़ी प्राप्त हुई थी। बाल खोपड़ी का मतलब किसी बच्चे की खोपड़ी। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम दिया गया चाइल्ड टाउंग, चाइल्ड टाउंग। ठीक है, आ रहा है आपसे कैमरे में? नहीं आ रहा है? ठीक है, उसका नाम चाइल्ड टाउंग दिया गया। ठीक है, यहीं से मानव का एक क्रमिक विकास भी शुरू होता है। ठीक है, तो अब हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो
हैबिलिस मानव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो होमो हैबिलिस मानव आप देखेंगे तो उसके अंदर मानव के बहुत सारे गुण आ चुके होते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब होमो हैबिलिस मानव के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम होमो हैबिलिस मानव के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। होमो हैबिलिस जो होमो हैबिलिस मानव है, इसका सबसे पहला जीवाश्म पूर्वी अफ्रीका से प्राप्त होता है। और जो होमो हैबिलिस मानव है, इसमें इंसान के बहुत सारे गुण प्रकट होना शुरू हो गए थे। ठीक है, और इसने सबसे पहले हाथों का प्रयोग किया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मानव था जिसने सबसे पहले हाथों का प्रयोग किया, तो वो आपका होमो हैबिलिस मानव था। होमो हैबिलिस मानव ने सबसे पहले हाथों का प्रयोग किया। जब इसने हाथों का प्रयोग किया तो अपनी सुरक्षा के दृष्टि से इसने छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर दिए थे। जो होमो हैबिलिस मानव है, इसने सबसे पहले जो है पत्थरों के औजार बनाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद जब अपने हाथों से औजार बनाना प्रारंभ कर दिया तो कुछ बनाने का मतलब है कि कारीगरी करना। तो सबसे पहला मानव जो कारीगर था वो था होमो हैबिलिस। तो पूछा जा सकता है कि पहला कारीगर मानव कौन था, तो वो था होमो हैबिलिस। पहला कारीगर मानव था होमो हैबिलिस। किसी चीज को बनाना एक कला होती है, एक आर्ट होता है। तो कला का विकास करने वाला मानव होमो हैबिलिस ही है। ठीक है, इतनी सब जो है होमो हैबिलिस मानव की कुछ अथवा खासियत है। लेकिन जब इसने जो है हाथों का प्रयोग किया तो इसने अपने हाथों का खुलकर प्रयोग नहीं कर पाया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इसको जो रीढ़ की हड्डी थी वो सीधी नहीं हो पाई थी। जैसे कि हम लोग क्या है देखें तो 90 डिग्री पे पूरा सीधे खड़े हो पाते हैं, लेकिन यह हम लोग 90 डिग्री पे पूरा सीधे खड़ा हो पाते हैं, लेकिन ये लोग लगभग 45 डिग्री के आसपास ही सीधा हो पाते थे। तो जब ये सीधा नहीं हो पाते थे तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने हाथों का सही से प्रयोग भी नहीं कर पाते थे। जब आप ऐसे झुके रहेंगे तो किसी काम को सही से अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी। ठीक है, इसीलिए जो है हाथों का खुलकर प्रयोग नहीं कर पाए। ठीक है,
ठीक है, ये होमो हैबिलिस मानव थे। इन्होंने हाथों का खुलकर प्रयोग नहीं कर पाया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसका इतना नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे विस्तार से उसको देखेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर इसके बाद होमो हैबिलिस। अब इसके बाद हम हाइडेलबर्ग मानव पर चर्चा करेंगे। हाइडेलबर्ग मानव कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। ये यूरोप में यह विकसित हुए और वहीं पे इनका अंत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये बदलती हुई जलवायु के साथ उसमें ढल ना सके, इसी वजह से जो है इनका अंत हो गया और विलुप्त हो गए। इसके बाद हम होमो इरेक्टस मानव को देखेंगे, लेकिन हाइडेलबर्ग को भी थोड़ा सा लिख लीजिए। हाइडेलबर्ग मानव यह जो है यूरोप में विकसित हुए और वहीं पे विलुप्त हो गए। यूरोप में विकसित हुए, लेकिन ये बदलती हुई जलवायु के साथ उसमें ढल ना सके। ठीक है, ढल ना पाने के कारण ठीक है, बदलती हुई जलवायु के साथ उसमें ढल ना पाने के कारण वहीं विलुप्त हो गए। लेकिन होमो हैबिलिस मानव जो था उसका क्रमिक विकास जारी रहा। होमो हैबिलिस मानव के बाद अगर देखा जाए क्रमिक रूप से तो होमो इरेक्टस मानव आता है, लेकिन बीच में इनका यूरोप में विकास होने लगा था और बहुत ज़्यादा समय तक ये नहीं रह पाए और वहीं पे इनका अंत हो गया। ठीक है, होमो हैबिलिस मानव का एक क्रमिक विकास जारी रहा। अब हम होमो इरेक्टस मानव पे आते हैं। होमो इरेक्टस, ठीक है, जो होमो इरेक्टस मानव है आपको पता होगा, इरेक्ट इसका मतलब होता है सीधा होना। ठीक है, होमो हैबिलिस मानव जो था वो 45 डिग्री के आसपास सीधा हो पाया था, लेकिन ये लगभग सीधा हो गए थे, पूर्ण रूप से नहीं हुए थे, लगभग हो गए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी सीधी हो गई थी। सॉरी, जब रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी तो ये हाथों का प्रयोग खुलकर करने लगे थे। ठीक है, हाथों का प्रयोग हाथों का प्रयोग खुलकर करने में सक्षम हो गए थे
और लेकिन जो होमो इरेक्टस मानव है, इसकी दो प्रजातियां निकलती हैं, एक जावा मानव, दूसरा पेकिंग मानव। ठीक है, ठीक है, रुक जाइए। जावा इसकी दो प्रजातियां निकलती हैं, एक जावा मानव, दूसरा पेकिंग मानव। ठीक है, जो जावा मानव है यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप के सेलो नदी के किनारे एक टिनिल नामक ग्राम है, वहीं से इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, इंडोनेशिया इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे टिनिल नामक ग्राम से इसका साक्ष्य प्राप्त होता है, जावा मानव का। लेकिन जो पेकिंग मानव है, पेकिंग मानव का चीन के बीजिंग में इसके 40 अवशेष, 40 अस्थिपंजर इसके बीजिंग में पाए गए। ठीक है, चीन के बीजिंग में 40 अस्थिपंजर इसके बीच के जो है बीजिंग के 40 अस्थिपंजर चीन में पाए गए। लेकिन यह अस्थिपंजर चोरी हो गया कि नष्ट हो गया, माना जाता है कि जब चीन और जापान के बीच युद्ध चल रहा था तो उसी में यह नष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब हम जावा मानव और पेकिंग मानव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से मानव ने सबसे पहले आके खोज की और क्या था, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले इतना नोट करिए। ठीक है, तो जो होमो इरेक्टस मानव था, हमने देखा कि इसकी दो शाखाएं निकलती हैं, एक जावा मानव, दूसरी पेकिंग मानव। ठीक है, पेकिंग मानव या पेकिंग मानव। तो उसमें क्या था कि जो जावा मानव था वो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे टिनिल नामक ग्राम से इसका जो है इसकी खोज हुई। और दूसरा पेकिंग मानव जो था, इसके 40 अस्थिपंजर जो चीन की बीजिंग से प्राप्त हुए। ठीक है, अब हम इन दोनों मानव के कुछ विशेष बातों को ध्यान देंगे। ठीक है, होमो इरेक्टस, इसकी दो शाखाएं निकलती हैं, जावा मानव, दूसरी पेकिंग मानव। ठीक है, जावा मानव और पेकिंग मानव, यह दोनों जो मानव थे नरभक्षी थे। ठीक है, अगर जावा मानव को हम देखें तो इसको पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस कहा जाता है। पहले इसको नोट कर लीजिए,
कैंथ्रोपस इरेक्टस। और पीकिंग मानव को सिनेंथ्रोपस इरेक्टस कहा जाता है। ठीक है। जावा मानव और पीकिंग मानव दोनों मानव ही क्या थे? नरभक्षी थे। ठीक है, ये तो विशेषताएं सेम थी, नरभक्षी। और पीकिंग मानव भी क्या था? नरभक्षी था। लेकिन जो जावा मानव है, सबसे पहले आग की खोज जावा मानव ने ही की। ठीक है, आग की खोज करने वाला मानव, आग की खोज सबसे पहले करता है कौन? जावा मानव। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ वानर के जो विशेषताएं होती हैं वो मौजूद थी। वानर की विशेषताएं इसमें क्या थी? मौजूद थी। और जो पीकिंग मानव था, पीकिंग मानव की अगर बात करें तो इसके जो रीढ़ की हड्डी थी पीकिंग मानव की, जावा मानव से अधिक सीधी थी। ठीक है, इसके रीढ़ की हड्डी जावा अधिक सीधी थी। ठीक है, थोड़ा से मिस्टेक हुआ है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके रीढ़ की हड्डी जावा मानव से अधिक सीधी थी और इसीलिए जो है यह जावा मानव की अपेक्षा हाथों का प्रयोग अधिक खुलकर कर सकता था। जावा मानव थोड़ा झुक के चलता था, लेकिन जो पीकिंग मानव था वह सीधा होकर चलने लगा था। इसीलिए जो है इसने हाथ और हथियार का प्रयोग, हाथ और हथियार दोनों का प्रयोग ठीक है। इस जावा मानव और पीकिंग मानव में कुछ अंतर है। हमने बात किया कि बीजिंग में इसके 40 अस्थिपंजर थे, प्राप्त हुए थे। ऐसा माना जाता है कि जब चीन और जापान के जो है चीन और जापान का युद्ध हुआ तो उसी दौरान या तो ये अस्थिपंजर चोरी हो गए होंगे या खो गए होंगे या जो है नष्ट हो गए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, जावा और पीकिंग मानव के बाद अब हम बात करेंगे नियंडरथल मानव की। ठीक है, जो नियंडरथल मानव है यह थोड़ा सी इम्पोर्टेंट हो जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ से जो है कई प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने देखा कि होमो इरेक्टस जो मानव था उसकी दो शाखाएं निकलती हैं, जावा मानव और पीकिंग मानव। जावा मानव को पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस कहा जाता है और पीकिंग मानव को सिनेंथ्रोपस इरेक्टस। दो नरभक्षी होते हैं। ठीक है, और
जो जावा मानव हो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सियोलो नदी के किनारे एक टिनिल नामक ग्राम है, वहाँ से उसका जो साक्ष्य प्राप्त होता है। और जावा मानव का 40 अस्थिपंजर बीजिंग से प्राप्त होते हैं और ऐसा माना जाता है कि चीन जापान युद्ध के मध्य वो नष्ट हो गए होंगे, ठीक है। और आग की खोज करने वाला मानव जावा मानव था। और पीकिंग मानव जो था, ऐसा माना जाता है कि उसको जो रीढ़ की हड्डी थी वो जावा मानव की अपेक्षा अधिक सीधी थी, तो हाथों का प्रयोग भी खुलकर कर सकता था और अपनी सुरक्षा के लिए जो है हथियार का प्रयोग भी खुलकर कर सकता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नियंदरथल मानव की। जो नियंदरथल मानव है, ये इसका जो साक्ष्य मतलब मिलता है वो नियंदर नदी घाटी से जो है इसका साक्ष्य मिलता है, ठीक है। नियंदर नदी घाटी की गुफाओं से इसको जो साक्ष्य मिलते हैं, इसीलिए इसे जो है नियंदरथल मानव कहा गया। इसको जो है सांस्कृतिक मानव कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सांस्कृतिक का जो है विकास करने वाला मानव था, तो इसलिए इसे जो है सांस्कृतिक मानव कहा जाता है। इसे सांस्कृतिक मानव कहा जाता है। और यहीं से ऐसा माना जाता है कि सभ्यताओं का विकास करने वाला मानव था, ठीक है। सभ्यताओं का विकास करने वाला मानव नियंदरथल मानव था, ठीक है। सभ्यताओं का विकास करने वाला मानव, देखिए यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन उठ सकते हैं। पहला तो सांस्कृतिक मानव कौन था और सभ्यताओं का विकास करने वाला मानव कौन था, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा से नियंदरथल थोड़ा से क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये आवास बनाकर रहने लगे। और यहाँ से एक संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। संयुक्त परिवार आज भी चलता आ रहा था, लेकिन हमको लगता है कि अब इस नई पीढ़ी में अब एकल परिवार की जो परंपरा फिर से प्रारंभ हो गई है, क्योंकि मैंने देखा है कि अब लोग शादी होने के बाद जो है पति पत्नी जो दाम्पत्य होते हैं वो निकल जाते हैं बाहर, तो अब से फिर से एकल परिवार की परंपरा हमको लगता है बहुत ही जल्दी प्रारंभ हो जाएगी और इसका जो प्रारूप होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक से एक संयुक्त परिवार के रूप में सभी लोग चल रहे थे, लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि फिर से एकल परिवार की परंपरा प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन क्या करें, अब लोग मॉडर्न हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उसकी बात अलग है। अब ठीक है, आवास बनाकर रहते थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ श्रम विभाजन और वर्ण विभाजन आ गया था। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जो आवास थे उसमें से कुछ आवास जो है क्या थे, कमजोर और खराब आवास थे, और कुछ आवास ऐसे थे जो अच्छे थे और क्या थे, मजबूत थे। ऐसा कब हो सकता है? जब इन चीजों को देखकर यह अनुमान लगाया गया कि उस समय जो है श्रम विभाजन और वर्ण विभाजन आ गया था। ठीक है, इनके बीच
समविभाजन श्रम और वर्ण विभाजन आ गया था। ठीक है। और जो महिलाएं थी, महिलाओं को घर में रखा जाता था। नियंत्रथल मानव भी बहुत समझदार था ठीक है, तो वो बहुत पहले से ही महिलाओं को घर में रखा जाता था। अभी 100-200 साल पहले तक जो है महिलाओं को घरों में रखा जाता था। अभी तो आज़ादी अभी जल्दी मिली है, तो महिलाओं को घर में रखा जाता था। ठीक है। और पुरुष वर्ग क्या था, बाहर जाता था। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मानव में दफनाने की परंपरा आ गई थी। मतलब कि अगर कोई घर का सदस्य मर गया तो उसको दफना दिया जाता था। नियंत्रथल मानव की जो है इनमें दफनाने की परंपरा आ गई थी। और यही पहला मानव है जो पारलौकिक जीवन पर विश्वास करने लगा था कि पारलौकिक जीवन भी होता है, आत्मा अमर होती है। इन सब चीजों पर विश्वास करने वाला पहला मानव था नियंत्रथल। ठीक है। आत्मा की अमरता और पारलौकिक जीवन पर विश्वास। ऐसा क्यों अनुमान लगाया गया? ऐसा क्यों अनुमान लगाया गया? क्योंकि जब दफनाया जाता था तो उसी समय उस मानव की उपभोग की वस्तुएं भी उसके साथ रख दी जाती थी। दफनाने के साथ साथ उपभोग की वस्तुएं भी उसके साथ रख दी जाती थी। इसीलिए अनुमान लगाया गया कि वह लोग पारलौकिक जीवन पर और आत्मा की अमरता पर विश्वास करते हैं कि जब यह व्यक्ति मर गया है तो जब इसकी आत्मा परलोक में जाएगी तो वहां पे इन सब चीजों का उपभोग करेगी। ठीक है। और इनके पास अक्षरों का ज्ञान हो गया था। अक्षरों का ज्ञान हो गया था। जो जहां पे रहते थे उनकी गुफाओं में बड़े बड़े अक्षरों के निशान पाए गए और यहीं से अनुमान लगाया गया कि नियंत्रथल मानव को अक्षरों का ज्ञान था। ठीक है। अब नियंत्रथल मानव के पास अक्षरों का ज्ञान था, कुछ छूट तो नहीं रहा है। इसके बाद हाँ, एक चीज, यह जो मानव था नियंत्रथल, इसने आग का व्यापक रूप से प्रयोग किया था। ठीक है। आग का ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पे रहते थे वहां पे बहुत अधिक मात्रा में जली हुई हड्डियों का और जली हुई मांसों का साक्ष्य प्राप्त मिलता है। साक्ष्य मिलता है जली हुई हड्डियों का और जली हुई मांस का। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि आग का सबसे व्यापक रूप से प्रयोग जो है नियंत्रथल मानव करता था। लेकिन याद रहे, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आग की खोज कौन सी मानव करता है, तो होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में दो शाखाएं निकलती हैं, जावा और पीकिंग मानव। अगर जावा और पीकिंग मानव में ऑप्शन दिया है तो आपका जावा मानव होगा। ठीक है। और
और ये भी पूछा जा सकता है कि आग का व्यापक रूप से प्रयोग करने वाला कौन सा मानव था, तो आपका हो जाएगा नियंदरथल मानव। ठीक है, नियंदरथल मानव आग का व्यापक रूप से जो है प्रयोग करता था। ठीक है, ठीक है। अब हम, क्या हुआ, डिस्चार्ज, ठीक है। अब हम क्रो मैग्नान मानव के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब हम नियंदरथल मानव के बाद क्रो मैग्नान मानव पर चर्चा करेंगे। क्रो मैग्नान, ठीक है, एक सेकेंड। क्रो मैग्नान, ठीक है। इनका जीवाश्म फ्रांस से प्राप्त होता है। इनका जीवाश्म फ्रांस से प्राप्त होता है, लेकिन जो आधुनिक मानव होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस से अधिक इनके जो मस्तिष्क की क्षमता थी, जो आधुनिक मानव होमो सैपियंस उससे अधिक थी। ठीक है, तो इनकी मस्तिष्क क्षमता होमो सैपियंस ठीक है, इनके मस्तिष्क की जो क्षमता थी होमो सैपियंस से अधिक थी। और ऐसा माना जाता है कि इनके जो है 1600 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, जो सीसी होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इसका जो मस्तिष्क था 1600 सीसी का था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, बहुत कुछ नहीं है क्रो मैग्नान मानव में, बस इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम आ जाएंगे होमो सैपियंस मानव पे। होमो सैपियंस मानव जो था वो हमारा आधुनिक मानव है, और 30,000 वर्ष पूर्व होमो सैपियंस मानव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक सेकेंड। होमो सैपियंस क्रो मैग्नान के बाद, ठीक है, होमो सैपियंस। जो होमो सैपियंस था, होमो सैपियंस, इसकी उत्पत्ति 30,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। तीस 30,000 वर्ष पूर्व होमो सैपियंस की उत्पत्ति होती है, और यही आधुनिक मानव है। ठीक है, आधुनिक मानव होमो सैपियंस की होमो सैपियंस आधुनिक मानव है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, पाषाण काल पे। 30,000 वर्ष पूर्व इस मानव की उत्पत्ति होती है, होमो सैपियंस जो आधुनिक मानव है। और उस समय अगर इतिहास की दृष्टि से हम देखें तो उस समय उच्च पूरा पाषाण काल चल रहा होता है। ठीक है, भारत में इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें
उच्च पूरा पाषाण, ठीक है। भारत में इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो उस समय जब होमो सैपियंस की उत्पत्ति होती है तो उस समय उच्च पूरा पाषाण काल चल रहा होता है, ठीक है। पाषाण काल जो था, अगर हम पाषाण काल को विभाजित करें तो जो हमारा पाषाण काल है, पाषाण काल स्टोन एज, ठीक है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। मानव की जो होमो सैपियंस मानव है वह पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के तीसरे भाग उच्च पूरा पाषाण काल में होमो सैपियंस मानव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोगों को पाषाण काल शुरू कर देना चाहिए था। उसमें हमें भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी का और मानव के उत्पत्ति और विकास पे चर्चा करने का क्या मतलब था। बस मतलब यही था कि हम जो छोटी छोटी चीज़ों को पीछे स्किप करने से अच्छा है कि उसको अगर हम विस्तार से समझेंगे तो आगे की चीज़ें हमको समझना आसान हो जाएगा कि मानव का उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ। तो उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास में हमने देख ही लिया, विकास को आज हमने समझ ही लिया कैसे होता है। अब हम समझ लिए कि जो होमो सैपियंस मानव था वो उच्च पूरा पाषाण काल में इसकी जो है उत्पत्ति होती है 30,000 वर्ष पूर्व। तो ये सब चीज़ें अगर हम पहले से समझे रहेंगे तो हमको पाषाण काल को समझने में भी थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। पाषाण काल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उच्च पूरा पाषाण काल में कौन सी मानव की उत्पत्ति हुई, तो आप जो है इस सवाल का आसानी से जवाब दे सकते हैं कि होमो सैपियंस मानव की उत्पत्ति हुई, ठीक है। बस आज हम मानव की उत्पत्ति और विकास को समझ लिए हैं, ठीक है। तो देखिए मानव का जो विकास है क्रम से हुआ, क्रमिक रूप से हुआ और उसमें जो है उसके जो विकास है कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती गई और मानव विकसित हो गया और धीरे धीरे उसके मस्तिष्क का जो आकार था वो भी बढ़ता गया और जो अभी भी आगे का मानव आएगा वो धीरे धीरे हमसे और विकसित होगा, ठीक है। तो हर चीज़ें जो हैं धीरे धीरे ही प्राप्त होती हैं। पढ़ाई हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, अगर आपकी रेगुलरिटी बनी हुई है तभी उसको आप धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि आप अपने अंदर जो है रेगुलरिटी बनाए रखिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और कुछ नहीं, चलते हैं अब पाषाण काल पे अगले दिन विस्तार से चर्चा होगी। पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर ताम्र पाषाण काल, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है।